नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 524 का जो ब्रिज कोर्स है, इस ब्रिज कोर्स का 524 यूनिट 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, पीडीपीटी में ब्रिज कोर्स में 521, 22, 23 और 24 में सबसे ज़्यादा टफ आपका 524 है, क्योंकि इसमें शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसलिए आपको 524 को अधिक ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। अर्थात आपको जितना आप 521, 22, 23 में टाइम देंगे, उतना अकेले आपको 524 में समय देना पड़ेगा। यानी उधर तीनों एक तरफ और इसको एक तरफ। इसको बिना जाने हुए आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 521, 22, 23 जो है कुछ समाज से रिलेटेड है, जो हम कुछ जान सकते हैं, स्वयं सोच करके भी लिख सकते हैं। लेकिन 524 में आपको विषय वस्तु को समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत क्या है? शिक्षण सिद्धांत क्या है? शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। शिक्षण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमको समझना है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, फिर आगे बढ़िए। अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना, अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना, स्वयं के अनुभव, ज्ञान, कौशल आदि को दूसरे तक पहुंचाना शिक्षण कहलाता है। शिक्षण क्या है? अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। मान लीजिए हम कोई काम करने जानते हैं, हम मान लीजिए घड़ी बनाने जानते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जो घड़ी बनाने नहीं जानता है, घड़ी का आंतरिक पार्ट्स के बारे में नहीं जानता है, यदि हम उसको घड़ी बनाने के लिए सिखाते हैं, जो मेरी जानकारी है वो उसको बताते हैं, अपनी ज्ञान को बांटते हैं, कौशल को बांटते हैं, अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण क्या हुआ कि अपनी जो अनुभव है, अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो कौशल है, अपनी जो जानकारी है, ये सभी को दूसरे तक पहुंचाना शिक्षण कहलाता है। शिक्षण एक जटिल एवं कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण साधारण काम नहीं है। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना एक जटिल काम है। मान लीजिए आप देखिएगा, समाज में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब किसी से वो बात करता है तो उसका बातों को एकदम पूरा समझ लेता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो पूरा पढ़ा लिखा है, जानकार है, लेकिन अपनी बातों को दूसरे तक समझा नहीं पाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? किसने अपनी जानकारी तो किसके तक पहुंचाया, और इसमें अपनी जानकारी को इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो यहाँ पर अपनी ज्ञान, अपना अनुभव, अपना कौशल, अपना जानकारी दूसरे तक पहुंचाना ही शिक्षण कहलाता है। और अपने से दूसरे तक पहुंचाना एक जटिल काम है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, अनुभव, बुद्धि, कौशल आदि का विकास करना है। हम लोग शिक्षण से क्या करते हैं? शिक्षण का उद्देश्य है कि स्टूडेंट के ज्ञान को, अनुभव को, बुद्धि को, कौशल को बढ़ाना। और जब उनके पास अनुभव आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी, कौशल आ जाएगा, इसका विकास हो जाएगा, तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। आप अभी देखिए, कोई बच्चा है जो गांव में रह करके पढ़ रहा था, यहाँ पर उसका व्यवहार को आप देखिए। उसे 1 साल के लिए आप कहीं दूसरे बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए, अब वह जब गांव आता है तो देखिएगा इसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वह किताबी ज्ञान के कारण परिवर्तन हुआ, जरूरी नहीं कि वहाँ पर कक्षा में अच्छा से पढ़ाई हुआ इसीलिए परिवर्तन हुआ, लेकिन उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेवार हैं। जो वहाँ कुछ सीखा, उसके कारण उसके परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षण सिद्धांत बनाए गए हैं। मान लीजिए हमको एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि आप तक उसे सही ढंग से पहुंच जाए। आप जो मैं बोल रहा हूँ
उसे आप सही ढंग से समझ सकें, मेरी बातों को ग्रहण कर सकें, मेरी बातों को समझ सकें और जो मैं बोल रहा हूँ वह प्रभावशाली बन सके। इसके लिए शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षक सिद्धांत बनाने गए हैं, शिक्षण सिद्धांत बनाए गए हैं। शिक्षण सिद्धांत के प्रयोग से शिक्षण को सरल बनाया जा सकता है। जब हम शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि हम खुद पढ़ाएं, कहीं से मुझे ट्रेनिंग कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर हो सकता है पढ़ाना थोड़ा टफ लगे, कठिन काम लगे। लेकिन यदि आपने शिक्षण सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं पढ़ाने में, कक्षा में उपयोग कर रहे हैं, तो आपका जो शिक्षण है यह सरल हो जाएगा। अब शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है कि रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। किसी काम के प्रति रुचि रहती है, जिस काम के प्रति किसी आदमी का रुचि रहती है वह काम सफल होता है। जो काम में जिसकी रुचि रहती है वह बहुत ही मनोयोग से उसको करता है, बड़ी ही ध्यान से करता है, उसके लिए अधिक समय निकालता है, उसके लिए सब कामों को छोड़कर उस काम को करना चाहता है। मान लीजिए खेलना है तो खेलने में अपना आधा समय काट देगा, लेकिन जिसमें उसे अच्छा लग रहा है उस काम को करेगा। तो सबसे पहले बच्चों में रुचि उत्पन्न करना चाहिए। जब हम बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में रुचि उत्पन्न कर देंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चे पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जब वो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो शिक्षण अधिगम सरल होगा। जो भी हम बताएंगे बच्चे समझेंगे, वो आसानी से समझेंगे, उसका समझने का स्तर जो है ऊंचा हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझ करके एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। यदि हम जबरदस्ती बच्चों को कुछ सिखाना चाहें, इसका उल्टा यदि हम अब सोचें, यदि हम बच्चों को जबरदस्ती सिखाना चाहें तो बच्चे सीखने वाले नहीं होते हैं, तो बच्चे सीखते नहीं हैं। यदि हम किसी को जबरदस्ती सिखाते हैं तो केवल समय पास हो जाता है, यानी आपने उसको जबरदस्ती किया, समय पास कर गया, लेकिन सीखा नहीं। पिनसेंट के अनुसार जब तक विद्यार्थियों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक अध्यापक का कार्य सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यानी जब तक बच्चे जो आप बताने वाले हैं, जो बता रहे हैं, उसमें यदि रुचि नहीं हुआ तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बच्चों में आपके काम के प्रति रुचि है तो आपका काम सर्वोत्तम होगा, वह काम सर्वोत्तम होगा। उसके बाद आता है रुचि वाले काम को ध्यानपूर्वक किया जाता है। यानी रुचि वाले काम जो होते हैं उसको ध्यानपूर्वक किए जाते हैं। इसलिए शिक्षार्थी को बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद है क्रिया का सिद्धांत। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं, सारे लोग कोई भी काम करके जब सीखता है, तो उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है, यानी लंबे समय तक वो याद रहता है। यदि हम केवल पढ़ करके या सुन करके कोई ज्ञान अर्जित किए हैं तो वह ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। लेकिन यदि आपने उस काम को खुद से किया, एक प्रयोग के द्वारा, जितना अधिक बार किया उतना अधिक आपका ज्ञान अस्थायी होता चला गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेल के अनुसार बालक क्रिया के कार्य को सीखता है, यानी जो बालक जो काम कर रहा है उसको वो सीखता है। अतः जहाँ तक संभव हो सके उसे करके सीखने की अवसर देना चाहिए। इसलिए हम सभी शिक्षकों को ऐसा अवसर देना चाहिए बच्चों को, ताकि वह बच्चा कुछ न कुछ करके सीखे। दोस्तों, आप सबों के लिए एक ज़रूरी बात है कि यदि आप 521, 22, 23, 24 का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित सफलता पाना चाहते हैं, तो जो आप अभी नोट्स देख रहे थे, ये जो अभी नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल सकता है। और यह नोट्स का जो खूबियाँ हैं कि यह सिलेबस के अनुसार है। मैं इसे सिलेबस के अनुसार बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ। यह सरल भाषा में, आप अभी देख ही रहे होंगे कि ये कितना सरल भाषा में है। एक बार पढ़ेंगे लर्न हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात,
जो मेरा एक दूसरा चैनल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, मोहन वर्मा। वहाँ पर मैं 501 से लेकर 507 तक का एग्ज़ाम नोट्स डाला हूँ। लोग, हजारों लोग खरीदा है इसको, और यहाँ पर मेरा नोट्स ने बेहतर प्रदर्शन किया, और ये बेहतर प्रदर्शन के कारण अभी 508, 509 और 510 का नोट्स लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। तो इसी तरह से मैं इसको भी बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ। आपका नोट्स को 521, 22, 23, 24 को बेहतरीन नोट्स है, यहाँ से आप इसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मात्र 25 रुपये में एक कोर्स का मिलेगा। मान लीजिए 521 का लेना चाहते हैं तो 25 रुपये, 523 का लेना चाहते हैं 25 रुपये, 524 का लेना चाहते हैं 25 रुपये। हाँ, दूसरी बात है कि जितना भी नोट्स है सभी का वीडियो नहीं बन पाता है। आपका 25% का नोट्स का वीडियो उपलब्ध हो पा रहा है, बन पा रहा है, और 75 आपको नोट्स से पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आपको कम समय में तैयार होने वाला सरल शब्दों वाला नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। चलिए हम लोग आगे विषय वस्तु। तीसरा टॉपिक आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यानी कोई भी पाठ जो है उस पाठ का उद्देश्य जानना जरूरी है। बिना उद्देश्य जाने यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई समुद्र में कोई जहाज जा रहा है, इसका कैप्टन बहुत अच्छा है, लेकिन इस जहाज को ले कहाँ जाना है उसे पता नहीं, तो निश्चित रूप से यह जहाज समुद्र में कहीं न कहीं खो जाएगा। यदि हमको पता है कि श्रीलंका जाना है या कहीं और जाना है तो निश्चित रूप से कैप्टन उस दिशा की ओर लेके जाएगा और वहाँ पहुँचा देगा आपको। तो इसी तरह से किसी भी पाठ को पढ़ाने के पहले उसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इसलिए अध्यापक को सबसे पहले विषय वस्तु का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उसे पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय को सोचना चाहिए। जब मुझे पता हो गया कि मुझे गिरिडीह से धनबाद जाना है तो अब मैं यहाँ से जाने के विभिन्न उपाय को सोचूंगा। इसी तरह से जब मेरा उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा, जो विशिष्ट उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है, शैक्षणिक उद्देश्य है, शिक्षण बिंदु है, ये सब चीज़ें जब आपका निर्धारित हो जाएगा तो बच्चों तक इन सभी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आप विभिन्न उपाय ढूंढेंगे। इससे पाठ स्पष्ट, रोचक और प्रभावी बनता है। जब आप उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो इससे जो आपका पाठ है यह स्पष्ट हो जाएगा, रोचक हो जाएगा और प्रभावी बनेगा। प्रभावी शिक्षण अधिगम से बेहतर अधिगम होता है। जब प्रभावी शिक्षण अधिगम होगा तो लोग सीखेंगे भी अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से सीखेंगे। चौथा टॉपिक है प्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों, प्रेरणा एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेरणा पाकर जो असंभव कार्य होता है उस असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। प्रेरणा एक ऐसी ताकत होता है जिससे व्यक्ति न होने वाले कामों को काम करके दिखाता है। अतः प्रेरणा व्यक्ति को वह आंतरिक स्थिति है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील कर देता है। जब आप प्रेरित हो जाएंगे और आपको पता है कि मुझे ये पाना है तो इसके लिए आप एक्टिव हो जाएंगे, पाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे, पाने के लिए आप जो काम है उसको करने के लिए शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप प्रेरित नहीं हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसे क्या मिलने वाला है उसे पता ही नहीं, सोचता है पढ़े या खेलें। अच्छा तो खेलने में लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता नहीं है, तो खेलने में ज़्यादा रुचि लगाएगा, ज़्यादा मन लगाएगा। इसलिए हमको प्रेरणा करने की ज़रूरत है, उसे उत्प्रेरित करने की ज़रूरत है, उसके लक्ष्य को निर्धारित करने की ज़रूरत होता है ताकि बच्चे पढ़े। अगला कथन यह है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है कि आप ज्ञान की बात करते हैं, हम लोग ज्ञान बांटते हैं। एक शिक्षक बच्चों के लिए ज्ञान बांटता है, लेकिन ये ज्ञान जो है यह सीमित है, समुद्र के जैसा यह सीमित है। अब इतने ज्ञान में से
कौन कौन सा बच्चों को पढ़ाना है। जरूरी नहीं कि पहला क्लास के बच्चा को पूरा हिस्ट्री का जानकारी पूरा दिया जाए, इकोनॉमिक्स का जानकारी दिया जाए। तो हमको कौन सा पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक को चुनना चाहिए, कौन सा टॉपिक को चुनना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, ज्ञान का अंत नहीं है, लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन हमें असीमित ज्ञान भंडार में कुछ चयन करना होता है। जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है उसमें हमको कुछ चुनना पड़ता है। बच्चों के उम्र, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि आदि के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं। बच्चों का उम्र कैसा है, 6 साल का है कि 16 साल का है कि 26 साल का है कि 36 साल का है, किस उम्र का है उसके अनुसार हम गतिविधि का चयन करते हैं। उन बच्चों की योग्यता क्या है, क्या क ख ग घ लिखने जानते हैं या फिर मैट्रिक पास करके आए हैं, इसके लिए अलग विषय वस्तु चयन करना पड़ेगा। जो बच्चे क ख केवल जान रहे हैं, ABCD जान रहे हैं, उसके लिए अलग क्या पाठ्य वस्तु का चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बच्चों की योग्यता पर भी ध्यान रखना है, क्षमता पर भी ध्यान रखना है, आवश्यकता, वो क्यों पढ़ रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, इस आवश्यकता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। रुचि आदि के अनुसार पाठ वस्तु का चयन करना चाहिए। उसके बाद आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब कब कब पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपने अभी एक कोई पाठ पढ़ा, इस पाठ को फिर कब पढ़ना चाहिए, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, या कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम कोई चीज़ को बार बार करते हैं ना, कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं ना, तो उससे ज्ञान अस्थायी हो जाता है। दोस्तों मैं अभी अपनी बात बता दूं कि मैं जब आप लोगों को बताने के लिए बार बार अभ्यास करता हूं तो लग रहा है कि पूरा PDPT या कोई भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स का कोई भी यूनिट हो, सब धीरे धीरे मन में आते जा रहा है। तो कोई भी चीज़ को बार बार अभ्यास करने से ज्ञान अस्थायी हो जाता है। अतः बच्चों का आवश्यकता अनुसार बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद आता है निर्माण व मनोरंजन सिद्धांत। बालक के चुने जाने वाली गतिविधियां मनोरंजक होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, साथ ही क्रिया रचनात्मक होनी चाहिए। इससे बच्चों में शिक्षण अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। यदि मनोरंजक नहीं रहेगा, उबाऊ रहेगा, तो बच्चे स्कूल कक्षा से जल्दी भागना चाहेंगे, विद्यालय आना नहीं चाहेंगे। लेकिन यदि आप उसे मनोरंजन की तरह से बना देंगे, उस पाठ इकाई को पाठ योजना बनाते समय आप ऐसा कुछ टिप्स डालेंगे जो वह पाठ मनोरंजक हो जाए, क्रियात्मक हो जाए, रचनात्मक हो जाए, तो बच्चों को अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों ये सिद्धांत था। आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों ने सिद्धांत देखा, पहला था रुचि का सिद्धांत, दूसरा था क्रिया का सिद्धांत, तीसरा था निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चौथा था प्रेरणा का सिद्धांत, पांचवा था चयन का सिद्धांत, छठा था आवृत्ति का सिद्धांत और अंतिम था निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांतों को हम पाठ बनाते समय, पाठ करते समय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करते समय इन सभी अधिगम शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।